जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं सिवनी मध्य प्रदेश से हूं। आप किस यूनिवर्सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में भी जो भी नोटिफिकेशन आता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचा सकूं और जो है पेपर वगैरह प्रोवाइड करा सकूं। तो भाई नीचे आप कमेंट करके मुझे यूनिवर्सिटी जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो पर क्या बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप BA BSc BCom थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं 2025 और 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फाउंडेशन कोर्स यहाँ पर देखेंगे, फाउंडेशन कोर्स हिंदी लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस आंसर भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। वीडियोस यहाँ पर लंबी होगी लेकिन यहाँ पर सारे विकल्प आपके कवर किए जाएंगे, तो टेंशन नहीं है। ये वीडियो को देखने के बाद आपका बिल्कुल पेपर अच्छा जाएगा, सभी MCQ बन भी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फाउंडेशन कोर्स का प्रथम पेपर हम देखेंगे हिंदी लैंग्वेज का, तो इंपॉर्टेंट MCQ भी बताएंगे और ऑल यूनिवर्सिटी के लिए जो है वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस आपको आंसर भी इसी वीडियो पर बताने वाले हैं, तो भाई वीडियो को पूरा देखिएगा। आप जो है कुछ भी काम करते वक्त इसको जो है आप सुन भी सकते हो, ठीक है, आइडियो के तौर पे कि भाई वीडियो लगा कर रख दिए, वीडियो चलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे क्वेश्चन और आंसर, तो आपको यहाँ पर मैं बताते चलूंगा ही। तो भाई यहाँ पर वीडियोस यहाँ पर थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो भाई वीडियो को पूरा देखना है। नीचे कमेंट करके बताना किस यूनिवर्सिटी से है। बाकी वो भी कमेंट कर सकते हैं कि भाई जो मैं नेक्स्ट वीडियो है किस टॉपिक पर लाऊं, ठीक है, किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाऊं। नीचे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करना है और सब्सक्राइब कीजिए किस यूनिवर्सिटी से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर यूनिट देखेंगे, कौन कौन से यहाँ पर यूनिट कवर करने वाले हैं हम। तो इकाई फर्स्ट से यहाँ पर देखेंगे, चूंकि भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है सतपूर्णा के जंगल। ठीक है, सतपूर्णा के जंगल किसके द्वारा लिखा गया है, तो भवानी प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ये आपको तो बनने चाहिए, बाकी नीचे विकल्प देखेंगे। ये मैं यहाँ पर यूनिट बोले तो पाठ अध्याय वगैरह डाले गए हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। ठीक है, उषा प्रियवंदा जिसकी वापसी के यहाँ पर विकल्प पढ़ेंगे, और विवेकानंद के द्वारा लिखा हुआ शिकागो व्याख्यान के विकल्प यहाँ पर देखने वाले हैं। साथ पे जो है विद्यानिवास मिश्र के द्वारा आंगन की पंछी और महात्मा गांधी के द्वारा आत्मकथा के अंश, इनके विकल्प यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इन्हीं से यहाँ पर जो है पूछे जाते हैं, तो देख लेंगे हम। और यहाँ पर जो नेक्स्ट है वाक्य रचना एवं अशुद्धि शोधन, यहाँ के विकल्प देखेंगे। अनुवाद, अर्थ एवं प्रकार भी देखने वाले हैं। बीज शब्द भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, लोकतंत्र, समरसता, कला, साहित्य, अध्यात्म, इन सभी के यहाँ पर विकल्प देखने वाले हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पर विकल्प है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो इत्मीनान से देखना है आपको, ठीक है, समझते हुए, और आप जो है सभी विकल्पों के आंसर तैयार कर लेना है। ठीक है, आप 2 से 3 बार आप ये वीडियो को सुनेंगे ना, ठीक है, तो आपको ये तैयार हो ही जाएगा, मैं पक्का दे रहा हूँ, रट जाएगा कि भाई इसका आंसर ये होगा। हम यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं उनकी यहाँ पर तो बात नहीं करेंगे, जो सही आंसर है वही आपको सिर्फ बताएंगे। ठीक है, ताकि आप जैसे ही पेपर देखो तो आपके माइंड में जाए कि हाँ इसका आंसर ये है। ठीक है, सतपूर्णा के घने जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र, इकाई यूनिट फर्स्ट से हम यहाँ पर देखने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो भाई वीडियो अब यहाँ पर स्टार्ट होती है, वीडियो से यहाँ पर लंबी होगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखे। तो यहाँ पर पहला विकल्प है पंडित भवानी प्रसाद मिश्र किनके दर्शन से प्रभावित थे। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र किनके दर्शन से प्रभावित थे, तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर ही बताऊंगा, बाकी कुछ नहीं बताता। ठीक है, दूसरा यहाँ विकल्प है आपका पंडित भवानी प्रसाद मिश्र किन कवियों में अग्रगण्य हैं। इसका करेक्ट आंसर है मानवतावादी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तीसरा यहाँ पर आ जाता है पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म किस सन में हुआ। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर 1913, ऑप्शन बी। चौथा यहाँ पर आ जाता है पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है होशंगाबाद के टकरिया ग्राम में। ठीक है, होशंगाबाद के टकरिया ग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो सन में आए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ये भाई जो सन में आए हैं वही आपके पेपरों में आएंगे, उसके अलावा ये दूसरे प्रश्न भी आ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ऐसे कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पर विकल्प हो नहीं सकता, कोई भी विकल्प यहाँ पर दे सकता है। तो सभी विकल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता विकल्प में, कोई भी विकल्प पूछ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 5वें नंबर का, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी किस पत्रिका का संपादन करते थे। कल्पना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी जो है कल्पना पत्रिका का संपादन करते थे। 6 नंबर पर पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कहाँ तक पढ़ाई की थी। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कहाँ तक पढ़ाई की थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, BA बस किया था उन्होंने। और 7वें नंबर का है पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी का निधन कब हुआ। तो भवानी प्रसाद जी का निधन जो हुआ था 1985 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। वहीं आगे हम देखेंगे 8वें नंबर का प्रश्न, सतपूर्णा के घने जंगल के रचयिता का नाम क्या है। ठीक है, सतपूर्णा के घने जंगल की रचयिता का नाम है ऑप्शन ए भवानी प्रसाद। ठीक है, ये तो आपको बहुत ही ईजी है क्योंकि यूनिट का ही नाम है और किसने लिखा था यही पूछा आपका, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर आया भी हुआ है, देख लीजिए आप, काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है।
तो आते रहता है, तैयार कर लेना है आपको। 9 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो सतपुड़ा के जो घने जंगल है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है, सतपुड़ा के घने जंगल। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, 10वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश के किस भाग में सतपुड़ा पर्वत है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस भाग में जो सतपुड़ा जंगल है? तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण भाग, ऑप्शन बी। 11वें नंबर का प्रश्न है, प्रकृति के विविध स्वरूपों की मनोहारी घटा क्या है? ठीक है, प्रकृति के विविध स्वरूपों की मनोहारी घटा क्या है? इसका सही आंसर है घने जंगल, ऑप्शन ए। 12वें नंबर का प्रश्न है, वृक्षों में नाना प्रकार की उलझी क्या छाई है? सही आंसर इसका हो जाएगा लताएं। 13 नंबर का प्रश्न है, आपद ढाने वाली कौन सी लताएं फैली हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा काली। 14 नंबर का प्रश्न है आपका, सतपुड़ा के घने जंगलों में किसका वर्णन मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14 नंबर का ए, ठीक है, भावनात्मकता का। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प देखेंगे, चूंकि प्रश्न क्रमांक 15 का, कवि के अनुसार सतपुड़ा के घने वनों में कठिन तथा कष्टदायी क्या है? इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा चलना। 16 नंबर का प्रश्न, सतपुड़ा के घने जंगलों में चारों तरफ क्या छाए हैं? सही आंसर हो जाएगा जाले छाए हुई हैं। सतपुड़ा के घने जंगलों में चारों तरफ जाले छाए हुए हैं। सतपुड़ा के घने जंगलों के जाले कहाँ कहाँ लिपट जाते हैं? इसका सही आंसर है मुंह में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। वहीं पर आगे हम देखेंगे 18वें नंबर का प्रश्न, ठीक है, सतपुड़ा के घने जंगल कविता में कवि ने कहाँ की यात्रा का वर्णन किया है? तो भाई जंगल की यात्रा का वर्णन यहाँ पर किया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। जंगल अपने घनेपन के कारण कैसे दिखाई देते हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका उगते, ठीक है, ए। और 20 नंबर का, घने जंगल किसे सहन करते हैं? तो घने जंगल जो है किसे सहन करते हैं? इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आंधी तूफानों को, ऑप्शन ए। सतपुड़ा के जंगल किससे भरे हैं? सतपुड़ा के जंगल जो भरे हैं वो हैं अजगरों से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन सजीव क्यों मालूम होते हैं? तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिंह और बाघ के गर्जन से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 13 नंबर का प्रश्न है, कवि ने सतपुड़ा के घने जंगलों के लिए क्या आह्वान किया है? तो इसका सही आंसर है भ्रमण करने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न देखेंगे 24 नंबर का, पंख दल में पत्ते मतलब पले पत्ते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है इसमें भाई। 25 नंबर का प्रश्न है, सतपुड़ा के वनों में किस जाति के लोग निवास करते हैं? तो सतपुड़ा का जो जंगल है उस पर जो है गोंड जाति निवास करती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए भाई, ऊपर का प्रश्न भी रिपीट हुआ है, नीचे का प्रश्न भी आपका रिपीट यहाँ पर हुआ है, इसके नीचे का भी हुआ है 26 नंबर का। सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं? तो जो सतपुड़ा का जो घने जंगल है उसमें आपको जो है नींद में डूबे हुए से हैं, ठीक है, जो नींद में डूबे हुए से नजर आएंगे सतपुड़ा के घने जंगल। 27 नंबर का प्रश्न है, वन सजीव क्यों प्रतीत होते हैं? 27 नंबर का आंसर है बाघ की गर्जना से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, चूंकि 28 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, सतपुड़ा के घने जंगल कहाँ हैं? तो सतपुड़ा का जो घना जंगल है वो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत में घने जंगल कहाँ पर हैं? तो भारत में जो घने जंगल की बात हम करें तो घने जंगल जो है अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तीसरा, क्षेत्रफल के आधार पर देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है? तो सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। 31 नंबर का प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल में नहीं घुस पाती हैं? तो सतपुड़ा के जंगल में क्या नहीं घुस पाती? हवाएं घुस नहीं पाती, ऑप्शन बी, क्योंकि इतनी घनी होती हैं सतपुड़ा का जंगल। और 32 नंबर की बात करें, सतपुड़ा के जंगलों में रहते हैं, तो सतपुड़ा के जंगलों में रहने वाली बात है तो गोंड है, इसके पहले प्रश्न आया हुआ था और काफी ज्यादा पूछता है कि भाई सतपुड़ा के जंगलों में कौन सी जाति निवास करती, तो गोंड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 32 नंबर का प्रश्न, जब होली पास आती है तो होली पास आती है तो क्या होता है भाई? उपयुक्त सभी, ढोल गूंज उठते हैं, ठीक है, महुए की मंद भारी बास आती है, ठीक है, सरसराती घास आती है, ठीक है, उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का विकल्प है यहाँ पर, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र से संबंधित तिथियां हैं, जो पंडित भवानी प्रसाद मिश्र है उससे संबंधित जो तिथियां हैं वो बात करें तो 20 फरवरी 1985 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये करेक्ट है यहाँ पर। 35 नंबर का प्रश्न है, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र किस धारा के कवि हैं? तो भाई किस धारा के कवि हैं इसकी बात करें तो नई कविता एवं प्रयोगवादी धारा के जो एक कवि हैं पंडित भवानी प्रसाद, ये भी अक्सर आपका पूछ लेता है, ठीक है, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट अब यहाँ पर देखने वाले हैं 36 नंबर का प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, कौन सा कवि गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है?
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भवानी प्रसाद मिश्र। 37 नंबर का यहाँ पर जो विकल्प है वो देखेंगे, सतपुड़ा के घने जंगल कविता में आए पलाश शब्द का क्या अर्थ है। तो पलाश शब्द का जो अर्थ है वो हम यहाँ पर देखेंगे, तो सुंदर लताओं का झूला, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सतपुड़ा के जंगल। और यहाँ पर जो 39 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान के घने जंगल नींद में डूबे हुए से उक्त खाली स्थान भरें। तो भाई यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा और भवानी प्रसाद ये सब चीज़ें जो है फर्स्ट यूनिट में आ गए, तो आप समझ जाइएगा कि इनके आंसर यही रहेंगे। ठीक है, 40 नंबर का यहाँ पर जो विकल्प है, सतपुड़ा के घने जंगल में नींद में कौन डूबा है। तो नींद में जो डूबा है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जंगल। ठीक है, मतलब जो है घुमा फिरा के यहाँ पर विकल्प आपके दे देते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं होते। एक बार ये वीडियोस आप देखेंगे तो सबके सब विकल्प आपको बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतने विकल्प आपको बस तैयार करना है बस। वन में कौन निश्चित है। तो भाई वन में कौन निश्चित है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गोंड। मतलब जो है वन में कौन निश्चित है, जंगल में कौन निश्चित है तो गोंड, या जंगल में कौन सी जाति रहती है तो गोंड। ठीक है, सतपुड़ा के जंगल में कौन निवास करते हैं तो गोंड। कई सारे प्रश्न बने हैं और बार बार आए भी हुए हैं, तो ये तैयार कर लेना है भाई कि सतपुड़ा के जंगल में जो है गोंड जाति निवास करती है। 42 नंबर, सतपुड़ा के घने जंगल कविता किस विषय पर आधारित है। करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करें तो घने जंगल पर आधारित है। बार बार यहाँ पर खुद ही दिया सतपुड़ा के घने जंगल, तो ये घने जंगल, ठीक है, वो तो प्रश्न से ही यहाँ पर साबित हो जाता है, तो इसमें दिमाग लगाने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो 43 नंबर का, सतपुड़ा के घने जंगल कविता में किस नदी का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर की यहाँ पर बात करें तो नर्मदा नदी का वर्णन यहाँ पर किया गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प देखेंगे हम, कविता का गांधी किसे कहा जाता है। तो कविता का गांधी किसे कहा जाता है, इसके सही आंसर की बात हम करें तो भवानी प्रसाद मिश्र जी को कहा जाता है कविता का गांधी। ठीक है, गीत फरोश किसकी रचना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा क्या, भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फरोश जो है इनकी दूसरी रचना है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। अगला यहाँ पर देखेंगे 1 मिनट मेरे को थोड़ा मैनेज करने दो। 1972 में मिश्र जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बुनी हुई रस्सी, ऑप्शन ए। सतपुड़ा की कितनी श्रेणियां हैं। सतपुड़ा की कितनी श्रेणियां हैं, तो 7 श्रेणियां हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। वहीं 48 नंबर का, मिश्र जी ने मार्क्सवादी को क्या संज्ञा दी। तो मिश्र जी ने मार्क्सवादी को क्या संज्ञा दी, उसका राइट आंसर की बात करें तो समाजवादी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। वहीं पर अगला प्रश्न की बात हम करेंगे, बाल सखा के संपादक कौन थे। तो बाल सखा के संपादक की यहाँ पर बात करें तो इसके संपादक थे मोहनलाल द्विवेदी। 50 नंबर का प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल किस जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होशंगाबाद में स्थित है। सतपुड़ा के जंगल कहाँ स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, ये सब चीज़ें यहाँ पर जो होशंगाबाद, ये कितने बार प्रश्न पूछ लिए भाई, वही प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछता है। तो भाई आप ध्यानपूर्वक जो है ये सब विकल्प देख लेंगे ना तो आपको बन जाएगा। यहाँ कम से कम भी यहाँ 51 विकल्प पूछे हैं। ठीक है, 51 विकल्प मैंने बताया, इसमें से कम तो 10-15 विकल्प तो यहाँ पर वैसे ही आपको जो है डबल करके पूछ लिया है अलग अलग तरीके से। आपको बस दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसा क्या प्रश्न पूछते हैं बस। ठीक है, तो ये सतपुड़ा के घने जंगल किस जिले में स्थित है, तो होशंगाबाद में। या ऐसा पूछ लेता है सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है, तो होशंगाबाद में। ठीक है, या सतपुड़ा का जंगल किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। इस टाइप का वो ढेर वर्ष घुमा फिरा के आपका पूछ लेता है बस, ज़्यादा अलग से आपको कुछ नहीं पूछेगा। 51 नंबर का प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि थे। सही आंसर की यहाँ पर बात करें तो हो जाएगा द्वितीयक सप्तक के यहाँ पर जो कवि थे। ठीक है, तो ये थे भाई यहाँ पर 51 विकल्प। ठीक है, चूंकि और यहाँ पर विकल्प हम बात करेंगे, पूरे विकल्प की यहाँ पर बात करेंगे सभी यूनिट के। तो भाई वीडियो को पूरा देखिएगा, और अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया है तो भाई कर क्या रहे हो, पाप लगेगा भाई। मैं इतनी मेहनत यहाँ पर आपके लिए कर रहा हूँ। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आप कमेंट करके मुझे बताइए और मुझे काम दीजिए कि भाई मैं किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊं या क्या चीज़ आपके लिए अपलोड करूं इस चैनल पे। मैं जरूर लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पर आएगी। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये जो वीडियो है ना सभी दोस्तों को शेयर हो जानी चाहिए। ठीक है, ताकि सब पढ़ सके। ठीक है, देख लेंगे। और यहाँ पर बात करें तो एफसी में जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फेल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको ऐसा फेकोलॉजी वाली कोई बात ही नहीं होगी, जो सही है तो सही होगा, जो गलत है तो गलत होगा। तो इसमें काफ़ी सारे फेल होते हैं, क्योंकि कुछ भी माइनस मार्किंग तो नहीं है भाई। टिक लगाओ, या सब टिक लगा के आ गए, गलत सलत, वो तो टिक लगाना ही है आपको, नहीं बनेगा तो लगाना है। लेकिन नहीं भी बनता तो सब लोग गलत सलत दुनिया भर की चीज़ें करके आते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, उस चक्कर पे हो जाते हैं फेल। ठीक है, सप्लीमेंट्री वगैरह आ जाती है मेरे पास जो है, मैं सप्लीमेंट्री की भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वीडियोस वगैरह बनाया है कि भाई सप्लीमेंट्री का पेपर कैसा आता है, सप्लीमेंट्री के पेपर कब होंगे। ठीक है, और सप्लीमेंट्री कितने सब्जेक्ट में आती है, ये सब की वीडियोस बनाया, आपको सर्च कर लीजिए।
मेरी वीडियो आपको सबसे ज़्यादा ऊपर में मिलेंगी। तो सप्लीमेंट्री मैंने देखा है अक्सर जो है एफसी फाउंडेशन कोर्स में आ जाता है, हिंदी इंग्लिश वगैरह में। तो भाई ये कौन सी बात हुई? आप विकल्प अच्छे से देख लीजिए, पूरा पक्का मैं कह रहा हूँ यहीं से आएगा, अलग से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आप कुछ भी करके आ जाते हैं गलत सलत। और OMR वाला शायद OMR में होते हैं आपके, तो OMR में आपका गलत है तो गलत होगा, सही है तो सही होगा। ठीक है, इसमें फेकोलॉजी वाली बात नहीं होगी। अब आपका लिखने वाला पेपर रहता है तो भैया चलो कुछ भी लिख डाले, पास। ठीक है, पास। लेकिन फाउंडेशन कोर्स में ऐसा नहीं है, जो सही है तो सही होगा, गलत है तो गलत होगा, क्योंकि वो कंप्यूटर से ऑनलाइन चेक होते हैं। तो जो सही है तो वो सही होगा। दूसरा यहाँ पर आ जाता है वापसी, चूंकि ऊषा प्रीबंदा द्वारा लिखा गया है, तो वापसी के यहाँ पर विकल्प देखेंगे। चूँकि हम जो वीडियो है बहुत बड़ी होने वाली, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर विकल्प हम बात करेंगे। ठीक है, नॉन स्टॉप विकल्प। तो वापसी के यहाँ पर देखने वाले हैं। वापसी कहानी की कहानीकार कौन है? इसका सही आंसर है ऊषा प्रीबंदा। स्वाभाविक बात है, क्योंकि ये तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बार बार पूछा भी है। तो कवियों के नाम आपको याद रख लेने, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था भाई, कवि का नाम और इसके द्वारा ये वापसी लिखा गया इस टाइप का, तो वहीं से आ जाता है ये। दूसरा यहाँ पर प्रश्न है, वापसी कहानी किसके वास्तविक स्वरूप को उजागर करती है? तो सही आंसर हो जाएगा मानवीय संबंध। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की बात करेंगे, आधुनिकता ने हमें कैसा बना दिया? तो सही आंसर इसका हो जाएगा स्वार्थी एवं मानवताहीन। चौथा यहाँ पर आ जाता है, अपनी हृदयहीनता का परिचय देने में हमें क्या नहीं होता है? सही आंसर है संकोच। वापसी कहानी किसका चित्रण करती है? तो सही आंसर है पारिवारिक घटना यहाँ पर पारिवारिक घुटन दिया हुआ है। और 6 नंबर पर दिया है, वापसी कहानी के गदाधर बाबू किस विभाग में कार्य करते हैं? सही आंसर हो जाएगा रेलवे में। वापसी किस प्रकार की कहानी है? इसका सही आंसर है पारिवारिक। और गदाधर बाबू ने अपना संपूर्ण जीवन कहाँ बिताया? तो इन्होंने संपूर्ण जीवन बिताया था घर के बाहर। 9 नंबर का, अपना क्वार्टर छोड़ते हुए गदाधर बाबू को क्या हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यंत दुख हुआ था उनको क्वार्टर छोड़ते वक्त। 10वां, गदाधर बाबू को जीवन में क्या प्राप्त है? तो उन्हें जो है समस्त सुख प्राप्त है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 11वें नंबर का, वापसी कहानी के संवाद किस तरह की भाषा से लिया गया है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सरल बोलचाल की भाषा, ऑप्शन सी। 12वें नंबर का प्रश्न है, गणेश किसे बांधता हुआ बोला? इसका सही आंसर बिस्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। घरवाली के साथ क्या रखा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बेसन के लड्डू। 14, बाबूजी को क्या पसंद है? तो बाबूजी को जो पसंद है वो है बेसन के लड्डू। 15 नंबर, घर जाने की खुशी में गदाधर बाबू को क्या अनुभव हुआ? इनको जो अनुभव हुआ था वो था विषाद का। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखेंगे 16 नंबर का, एक परिचित स्नेह आदरमय सहज संसार से क्या टूट रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाता, ऑप्शन ए। वापसी कहानी किस परिवार से संबंधित है? तो भाई किस परिवार से है? ऑप्शन बी, मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 18वें नंबर का प्रश्न, वापसी कहानी में 2 पीढ़ियों के मध्य क्या चित्रित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना आंतरिक वैमनस्य। ठीक है, ऑप्शन ए। आधुनिकता से ओतप्रोत हमारे समाज में किसके लिए कोई स्थान नहीं बचा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवीय संवेदनाओं, करुणा, पीड़ा का यहाँ पर जो है स्थान नहीं बचा। 20 नंबर, वापसी कहानी सजीव चित्रण के आधार पर पूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफल। यहाँ पर जो 21 नंबर का प्रश्न है, वापसी कहानी में कहानीकार ने किस भाषा का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बोलचाल की सहज भाषा का। 22 नंबर का प्रश्न है, वापसी कहानी में किस तरह के शब्दों का प्रयोग कहानीकार ने किया था? तो जो कहानीकार ने किया था घरेलू भाषा का प्रयोग किया था वापसी कहानी में। 23 नंबर का जो प्रश्न है वो हम देखेंगे, वापसी कहानी में कहानीकार ने किस विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया? तो जो विदेशी भाषा का प्रयोग किया था उन्होंने अंग्रेजी। वापसी कहानी की भाषा शैली किससे पूर्ण सहायक है? तो इसका सही आंसर है कथात्मक विकास। 25 नंबर का प्रश्न, वापसी कहानी में मुहावरों और व्यंजनात्मकता से युक्त भाषा कैसी है? सही आंसर इसका हो जाएगा रोचक व प्रवाहमयी। वापसी कहानी का जो उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है आंतरिक वैमनस्यता को उभारना। 27 नंबर का, वापसी कहानी में गदाधर बाबू पुनः क्या छोड़कर गए? सही उत्तर हो जाएगा इसका घर छोड़ के। 28 नंबर का विकल्प है, वापसी कहानी में गदाधर बाबू कहाँ के लिए निकल गए? सही आंसर इसका हो जाएगा नौकरी के लिए। 29 नंबर, वापसी कहानी 2 पीढ़ियों के किस पर आधारित है? दो पीढ़ियों के
जो है किस पर आधारित है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, अंतर्द्वंद पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। वापसी कहानी, वापसी कहानी कहानी कला की दृष्टि से है, तो कहानी कला की दृष्टि से सफलता असंदिग्ध। ऑप्शन ए उषा प्रीवंदा है, तो उषा प्रीवंदा क्या है भाई? कहानीकार है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा भी है इन्होंने, ठीक है, बार बार पेपर में पूछा गया है कि भाई उषा प्रीवंदा है तो कहानीकार है। वापसी कहानी का मुख्य पात्र है, तो इसका जो मुख्य पात्र है किसका बार बार वर्णन हुआ है भाई? तो इसमें जो वर्णन हुआ है गजेंद्र बाबू का, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर बाकी कोई इधर आया नहीं है, तो गजेंद्र बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। अब हम यहाँ पर पहुँच गए थे कहाँ? ठीक है, 33 नंबर के विकल्प यहाँ पर हम अब देखेंगे। वापसी कहानी है, तो वापसी कहानी क्या है? तो वापसी कहानी है आपका विघटित होते हुए संयुक्त परिवार की। और 34 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने, गजेंद्र बाबू को नई नौकरी कहाँ मिली? तो इनको जो नई नौकरी मिली थी सेठ रामजी लाल की चीनी मिल में। 35 नंबर का प्रश्न है, उषा प्रियवंदा की यादगार कहानी है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक और दूसरा। और सी नंबर पर ये कितना बड़ा झूठ, इस टाइप के यादगार कहानियाँ थी। 36 नंबर का प्रश्न है आपकी, वापसी रचना किस विधा से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कहानी से संबंधित है। 37 नंबर का प्रश्न है, गजेंद्र बाबू किस रचना का पात्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 37 का डी, वापसी। गजेंद्र बाबू किस रचना का पात्र है? तो वापसी में इसका जो है बार बार वर्णन हुआ है, ऐसा नहीं कि सतपूर्णा के जंगल लिख के आ जाओ। तो वापसी से संबंधित हैं अपने गजेंद्र बाबू, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न है 38 नंबर का, उषा प्रियवंदा कृत रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वापसी। ठीक है, बार बार पूछा गया है वापसी रचना में किसकी वापसी होती है? तो गजेंद्र बाबू की वापसी होगी भाई। किसकी होगी? गजेंद्र बाबू की, क्योंकि इसी का वर्णन है। सेवानिवृत्ति गजेंद्र बाबू अपने घर में उपेक्षित रहने लगे थे, वे पुनः कहाँ वापस जाना चाहते थे? तो सही आंसर इनका है जहाँ से सेवानिष्ठ हुए थे, मतलब जो है जहाँ से वो काम नौकरी छोड़े थे वहीं जो है दोबारा जाना चाहते थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वापसी कहानी है, तो वापसी कहानी कैसी है भाई? तो वापसी कहानी हमारी पारिवारिक है। ठीक है, ये बार बार पूछा वापसी कहानी, पेपरों में भी बार बार आया हुआ है, और ये प्रश्न मतलब अलग अलग टाइप का बना हुआ है, तो देख लेना आप। नरेंद्र ने खाना ना खाने की गुस्सा किस पर उतारी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अपनी पत्नी पर। 43 नंबर का प्रश्न है, 55 खंबे लाल दीवार उपन्यास है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उषा प्रियवंदा के। अब यहाँ 44 नंबर का प्रश्न आ जाता है, वापसी कहानी का उद्देश्य दिखता है परिवार का बिखराव। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, गजेंद्र बाबू की वापसी कहाँ होती है? इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, घर में। 46 नंबर का प्रश्न है, उषा प्रियवंदा किस देश में रहती हैं? तो उषा प्रियवंदा किस देश में रहती है? 46 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा भारत में, भारत देश से है। ठीक है, 47 नंबर का प्रश्न है, आंगन की पंछी हिंदी की कौन सी विधा है? सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा, आंगन की पंछी हिंदी की कौन सी विधा है? तो इसका सही आंसर है कौन सा हो जाएगा? कहानी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है आपका, कौन सा उपन्यास उषा प्रियवंदा ने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 55 खंबे लाल दीवार। ठीक है, बाकी यहाँ उत्तर तो दिया हुआ है, बाकी उत्तर तो मैंने आपको साथ साथ बताते हुए चल गया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे शिकागो व्याख्यान स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चूँकि यहाँ पर वीडियोस लंबी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ही के लिए मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक लाइक वाइक भी कर देना है आपको। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या संदेश दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिकता का यहाँ पर जो है संदेश दिया था। दूसरे नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अपना भाषण में सर्वप्रथम क्या कहा? तो इन्होंने सर्वप्रथम कहा था ऑप्शन सी, भाई बहनों के बारे में। ठीक है, इस प्रकार जो है मेरी आवाज़ वगैरह भी बैठ गई है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रह्मांड की तुलना किससे की थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है हमारा शून्य से। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, शिकागो में क्या प्रसिद्ध है? तो शिकागो में जो प्रसिद्ध है उसका नाम है कसाई खाना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पांचवें नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के समय का नाम क्या था? ठीक है, मतलब जो है बचपन या जन्म के समय का नाम, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र।
ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के समय का नाम क्या था, बार बार पूछा जाता है। तो नरेंद्र नाम था इनका भाई, याद रखना है आपको। शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने किस भाषा में भाषण दिया था? तो शिकागो में जो भाषण दिया था उन्होंने किस में दिया था? हिंदी में दिया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है, शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने कितना लंबा भाषण दिया था? तो इसकी लंबाई थी अपनी बात करें तो 200 शब्दों में यहाँ पर उन्होंने भाषण दिया था, 200 शब्द लंबा। 8वें नंबर का प्रश्न है, चूंकि कितने वर्ष की आयु में विवेकानंद जी ने गेरुआ वस्त्र पहनना प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर है 25 वर्ष। 9वें नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद जी ने कितने वर्ष की आयु में भारतवर्ष की यात्रा प्रारंभ की थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 25 वर्ष की आयु में। 11वें नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का निधन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4 जुलाई 1902 में। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो व्याख्यान में शून्य की तुलना किससे की थी? ठीक है, अनंत ब्रह्मांड से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका जो है उल्टा सीधा अभी इसके पहले पूछा गया था। ठीक है, कि ब्रह्मांड से संबंधित है, संबंधित स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रह्मांड से व्याख्यान की थी तो शून्य मतलब ब्रह्मांड से तुलना की थी तो शून्य की थी। अलग अलग प्रकार से पूछ लेता है, वही प्रश्न आपके उल्टा सीधा करके पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो व्याख्यान के अनुसार अनंत कोटि ब्राह्मण के नायकों की सनातन धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाविद्या। 14 नंबर का प्रश्न, शिकागो व्याख्यान के अनुसार ब्रह्मांड का नाद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम। 15 नंबर का प्रश्न है, शिकागो व्याख्यान के अनुसार हम किसके उपासक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाद ब्रह्मा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शिकागो व्याख्यान के अनुसार स्त्रीलिंग किसका क्या है पालक है? तो सही उत्तर षष्ठी, ऑप्शन ए। 17 नंबर का प्रश्न, शिकागो व्याख्यान के अनुसार पुल्लिंग षष्ठी का क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा कारक, ऑप्शन बी। 18 नंबर का प्रश्न, शिकागो व्याख्यान के अनुसार षष्ठी में उभयलिंगी क्या कर रहा है? तो सही उत्तर इसका है संचारण, ऑप्शन सी। 19 नंबर का प्रश्न, शिकागो व्याख्यान के अनुसार किस रंग का प्रकाश बिंदु है? तो सही उत्तर नीले, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। वहीं अब 20 नंबर का प्रश्न देखेंगे, शिकागो व्याख्यान के अनुसार कितने कोटि ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है? तो सही उत्तर अनंत कोटि, ऑप्शन ए। 21 नंबर का प्रश्न है, शिकागो व्याख्यान के अनुसार अनंत कोटि ब्राह्मण की उत्पत्ति को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा हमारा, ठीक है, 21 नंबर का सही उत्तर महाविस्फोट, ऑप्शन बी। शिकागो व्याख्यान के अनुसार जब अनंत कोटि ब्राह्मण का लय होता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा महानिपात, ऑप्शन डी। शिकागो व्याख्यान के अनुसार ब्रह्मांडों की गति, विपत्ति, उत्पत्ति, काल, परिस्थिति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर है कैलकुलेटेड, पूर्व सुनिश्चित, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम, जो कि 24 नंबर का है। शिकागो व्याख्यान के अनुसार नीलकांत की सुंदर प्रकृति का संचारण किससे होता है? सही उत्तर की बात करें तो धराधाम पर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, शिकागो व्याख्यान के अनुसार हमें किसका सम्मान करना चाहिए? तो सही उत्तर है उसका धराधाम का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प की ओर बढ़ेंगे, चूंकि 26 नंबर का है। शिकागो व्याख्यान के अनुसार मनुष्य का पहला कर्तव्य क्या है? तो इसका जो मनुष्य का पहला कर्तव्य है शिकागो व्याख्यान के अनुसार इसका है प्रकृति का संरक्षण। ठीक है, शिकागो व्याख्यान के अनुसार सुबह उठकर किसको प्रणाम करना चाहिए? सही उत्तर इसका हो जाएगा हमारा धरती को। 28 नंबर का प्रश्न है, शिकागो व्याख्यान के अनुसार किसका तिलक माथे पर लगना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाता है हमारा धूल का तिलक लगना चाहिए माथे पर। 29 नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अपना कलकत्ता में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न बात हम करेंगे 30 नंबर का, स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो व्याख्यान के बाद कितने मिनट तक सभागार तालियों से गूंजता रहा? तो इनका सही आंसर है 26 मिनट। 31 नंबर का प्रश्न, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार क्या होगी? तो इसका सही आंसर है जीत, ऑप्शन सी। 30 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है,
30 नंबर का देख लिया था हमने, 33 सॉरी 32 नंबर का। शिकागो व्याख्यान के अनुसार जैसा तुम सोचोगे तो क्या होगा। तो जैसा तुम सोचोगे वैसे ही आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है वैसे बन जाओगे, ऑप्शन ए। तो बी पॉजिटिव सोचना है, पास होगे सब, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ना है आपको। 33 नंबर का प्रश्न, शिकागो व्याख्यान के अनुसार खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा क्या है। तो खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, ठीक है, शिकागो व्याख्यान के अनुसार पूछा है, ठीक है, आपके अनुसार मत कर देना यहाँ पे। 34 नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का धैर्य वाक्य क्या था। तो इनका जो धैर्य वाक्य था वो था अपना, उठो जागो लक्ष्य प्राप्त करो। 35 नंबर का प्रश्न है, जो व्यक्ति किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता उसे क्या प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है अमरत्व, ऑप्शन ए। वहीं पर जो 36 नंबर का प्रश्न है, भारतवासी विश्वास करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहिष्णुता, ऑप्शन सी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहाँ पर व्याख्यान दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा अपना शिकागो में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे जो कि 38 नंबर का है। स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे, तो क्या चाहते थे ये, कि भाई सभी धर्म को एक दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, ऑप्शन डी। और 39 नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे। तो इनके जो गुरु थे उनका नाम था भाई, क्या था, इनका नाम था अपना रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन ए। वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना है। उसके साथ में 40 नंबर का राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है भाई, 12 जनवरी को। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछता है, ठीक है। वैसे सभी क्वेश्चन आपको देखना है, ये नहीं कि जिनमें संधि है वही तैयार करें, सभी तैयार करना है। कौन सी अभिव्यक्ति पृथ्वी को हिंसा से नहीं भरती रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मानवता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो व्याख्यान कब दिया। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 11 सितंबर सन 1893 में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में कहाँ भाषण दिया था। तो कहाँ भाषण दिया था इन्होंने, शिकागो में। 44 नंबर का प्रश्न, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित मठ का नाम है। तो इनके द्वारा स्थापित मठ का नाम है, इनमें से कोई नहीं है भाई। गोरखपुर मठ ये भी नहीं है, बेलूर मठ ये भी नहीं है, हरिद्वार मठ ये भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था। तो इनकी जो माता है उसका नाम था भुवनेश्वरी देवी, ऑप्शन ए। 46 नंबर का प्रश्न है, स्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिकागो में, ठीक है। कहाँ भाषण दिया था, किसने दिया था, कहाँ हुआ था, ये बार बार यही पूछता है, ठीक है। सभी यूनिट में मैंने देखा, या पाठ में या अध्याय में, सब बार बार वही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दिया है। बस ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है, पेपर में इत्मीनान से बन जाएगा, ठीक है, हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 47 नंबर का प्रश्न है, सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किसने दिया था भाई भाषण, इसमें ये सब पूछा है। तो ये जो सम्मेलन है ये जो है 11 दिसंबर सन 1893 में हुआ था, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, शिकागो व्याख्यान के अनुसार नीले रंग का क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आसमान है। 12 जनवरी किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है भाई। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को किस दिवस में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस। उल्टा सीधा प्रश्न पूछा है और पेपरों में आता भी है। 50 नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म की पताका पर क्या लिखा होने की बात की है। तो सही आंसर इसकी बात करें तो सहायता करो। 51 नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी ने किस ग्रंथ का उल्लेख अपने विचारों में किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीता का। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखेंगे क्योंकि 51 नंबर का है, स्वामी विवेकानंद जी ने किस ग्रंथ का, तो ये तो गीता हुआ। 52 नंबर का प्रश्न, शिकागो व्याख्यान के अनुसार ब्रह्मांडों की गति, विपत्ति, उत्पत्ति, काल, परिस्थिति कैसी होती है। तो इसका सही उत्तर है पूर्व सुनिश्चित, ऑप्शन बी। 53 नंबर का प्रश्न है, शिकागो व्याख्यान के अनुसार नीलकांत की सुंदर प्रकृति का संचारण किससे होता है। तो इसका सही उत्तर है धराधाम से, ऑप्शन बी। 54 नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो व्याख्यान में श्रोताओं को क्या कहकर संबोधित किया था। तो इसका सही उत्तर है, एक मिनट, अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों, ठीक है, अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों कहकर जो है संबोधित किया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 55 नंबर का, खालिस्तान माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ, स्वामी जी ने खाली स्थान पर क्या कहा। तो इसका करेक्ट आंसर है, वाक्य को पूरा करना है। 55 नंबर का, भारत माता की ओर से धन्यवाद करता हूँ, स्वामी जी ने कहा था, ठीक है। तो भारत आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो
ठीक है, ये थे यहाँ 55 प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो हमारा रहेगा इकाई 2 के। ये थे इकाई 1 के। ठीक है, जो कि 3 पार्ट हुए उसके। वीडियोस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन जिसने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मेरा बिल्कुल नॉन स्टॉप बोलते बोलते यहाँ पर आवाज़ वगैरह बदल गई है। ठीक है, तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं मेरी इस मेहनत को देखते हुए। ठीक है, ताकि हमें भी कुछ मिल सके भाई। ठीक है, इतनी मेहनत जो आपके लिए करते हैं। इकाई दूसरे की यहाँ पर बात करेंगे, आंगन की पंछी और बंजारा मन, विद्या निवास मिश्र के द्वारा लिखा हुआ है। देखेंगे हम सभी विकल्प। ठीक है, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन आपको कर लेना है, वहाँ पर मैं दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर, क्या आंगन की पंछी और बंजारा मन से। तो यहाँ से जो पहला विकल्प है, ठीक है, वो देखेंगे हम, क्योंकि इसके भी कम से कम 40 विकल्प हैं, तो देख लेंगे। तैयार आपको कर लेना है। पहला यहाँ विकल्प है, आंगन की पंछी के रचयिता का नाम क्या है। तो इनके रचयिता का नाम था भाई श्री विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी। दूसरा यहाँ पर, आंगन की पंछी हिंदी साहित्य की किस विधा में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर है निबंध में। बार बार पेपरों में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तैयार कर लेना है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपका है, श्री विद्यानिवास मिश्र जी का उपनाम क्या है। तो इनका जो उपनाम था वो था भ्रमरानंद, ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न, श्री विद्यानिवास मिश्र किस निबंधकार हैं, मतलब कैसे निबंधकार हैं। तो इनके सही आंसर है ललित निबंधकार हैं ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, श्री विद्यानिवास मिश्र निबंधकार के अतिरिक्त क्या हैं। तो निबंधकार के अतिरिक्त ये लोग कवि भी हैं। ठीक है, श्री विद्यानिवास मिश्र जी निबंधकार भी हैं और कवि भी हैं। 6 नंबर का प्रश्न, श्री विद्यानिवास मिश्र जी ने ललित निबंध लेखन का प्रारंभ कब से किया। तो इन्होंने किया था 1956 में, ऑप्शन बी। 7 नंबर का प्रश्न आपका आ रहा है यहाँ पे, श्री विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ। तो 7वें नंबर का प्रश्न है 1976 में। ठीक है, 8वें नंबर का प्रश्न, श्री विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म कब हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाता है 28 जनवरी 1926 में। 9वें नंबर का प्रश्न, श्री विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, कहाँ हुआ था, कितने टाइम में हुआ था, दुनिया भर की चीज़ें पूछ लेते हैं। पकड़डीहा गांव गोरखपुर में इनका जो जन्म हुआ था। 10वें नंबर का प्रश्न, श्री विद्यानिवास मिश्र जी ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई कहाँ से की थी। ठीक है, 10वें नंबर का प्रश्न हम बात करें तो 10वें नंबर के प्रश्न का आंसर है इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, मतलब जो है दुनिया भर की पूछ लेगा कि भाई इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस गांव में हुआ था, किस शहर में हुआ था, किस जिले में, किस राज्य में हुआ था, अब पता नहीं किस कलर की चड्डी पहनी है ना पूछ ले ये कुछ अलग ही हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, 10वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, क्या भूल दिया मैंने। श्री विद्यानिवास मिश्र जी ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई कहाँ से की थी। इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर इलाहाबाद से की थी इन्होंने भाई स्नातकोत्तर की पढ़ाई। 11वें नंबर का प्रश्न, श्री विद्यानिवास मिश्र जी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। ठीक है, कुलपति रहे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं काशी विद्यापीठ के जो है ये कुलपति रहे। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है 12वें नंबर का वो देख लेंगे, श्री विद्यानिवास मिश्र किस समाचार पत्र के संपादक रहे। तो सही आंसर हो जाएगा इनका नवभारत टाइम। ठीक है, संपादक रहे थे विद्यानिवास मिश्र जी। 13 नंबर का प्रश्न है, श्री विद्यानिवास मिश्र जी का निधन कब हुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 फरवरी 2005 में इनका निधन हुआ। 14 नंबर का प्रश्न है, श्री विद्यानिवास मिश्र किसके मर्मज्ञ थे। तो कला एवं भारतीय संस्कृति के, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 15 नंबर का प्रश्न, श्री विद्यानिवास मिश्र जी साहित्य की किस प्रमुख विधा के सृजनकार हैं। तो इनका जो सही आंसर है वो ललित निबंध के सृजनकार हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, गांव में कहा जाता है जिस घर में गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती वह क्या हो जाता है। तो क्या हो जाता है, निर्वस हो जाता है। अगला यहाँ पर जो है, गौरैया का डीठ होकर चहचहाना किसका प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है निर्भय उच्च खलता, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 18वें नंबर का प्रश्न, बहुत कम आंगन में क्या मिलते हैं। तो सही आंसर है कमल। बहुत कम आंगन में क्या मिलते हैं, कमल, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर। गौरैया में किसकी विशेषता नहीं है। तो इसके सही आंसर की बात करें तो रूप रंग का विशेषता नहीं है। ठीक है, 20 नंबर के प्रश्न की बात करें, गौरैया मारना क्या समझ जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अपना
महापाप हो जाता है। ठीक है, यदि आप गौरैया को मारते हैं तो महापाप कहलाता है। सैनिक क्या लेकर गौरैया का शिकार करने गए? सही उत्तर की बात करें तो बंदूक। 20 नंबर का प्रश्न है, अभियान की सफाई के लिए क्या क्या किया गया? तो इसका सही उत्तर है हमारा कविताओं को याद किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आंगन की पंछी पाठ में कविताओं को क्यों याद किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा अभियान की सफाई के लिए। 24 नंबर का प्रश्न है, हमारे देश में कैसे लोग हैं? तो हमारे देश में जो है सयाने लोग हैं। ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न है, चीन में गौरैया के साथ कौन सा बदला लिया जा रहा है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नादिर शाही, ऑप्शन बी। 26 नंबर का प्रश्न, आंगन की पंछी कैसा निबंध है? तो ये जो निबंध है वो है हमारा ललित निबंध, ऑप्शन ए। 27 नंबर का प्रश्न है, श्री विद्यानिवास मिश्र को भारत सरकार से सम्मान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मश्री एवं पद्मभूषण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न है वो देखेंगे 28 नंबर का, आंगन की पंछी रचना कौन सी भाषा में लिखी है? तो ये जो लिखी है ये लिखी हिंदी भाषा में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 29 नंबर का प्रश्न, आंगन में कौन सा पौधा उगाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर का तुलसी। जो आंगन में पौधा उगाया जाता है वो तुलसी है, ऑप्शन सी। 30 नंबर का प्रश्न, आंगन में बच्चों का किलकारियों की तुलना किस आवाज़ से की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा गौरैया की आवाज़ से, ऑप्शन एम। आंगन के पंछी पाठ में लेखक ने गौरैया की तुलना किस पौधे से की है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा तुलसी से, ऑप्शन बी। गौरैया पंछियों में क्या है? तो गौरैया पंछियों में होता है वो है ब्रह्मांड। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर किस देश ने गौरैया को मारने का अभियान चलाया था? 33 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, चीन ने। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है निबंध संग्रह है, किसका निबंध संग्रह है? इसकी बात करें तो ये है विद्यानिवास मिश्र जी का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर जो 35 नंबर का प्रश्न है, आंगन की पंछी नामक निबंध में किस पंछी की चर्चा की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौरैया। 36 नंबर का प्रश्न, आंगन की पंछी कौन है? तो इसका सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा गौरैया, ऑप्शन डी। 37 नंबर का प्रश्न, श्री विद्यानिवास मिश्र को भारत सरकार ने किस सन में पद्म भूषण से सम्मानित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है सन 1999। 38 नंबर का प्रश्न, श्री विद्यानिवास मिश्र के आलोचनात्मक ग्रंथों में निम्न शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसे पुकारूं। 29 नंबर का प्रश्न, यहाँ पर किस पक्षी को मारना महापाप समझा जाता है? ठीक है, 29 नंबर का प्रश्न है तो गौरैया। तो गौरैया को मारना क्या कहलाता है? ठीक है, इस टाइप का प्रश्न भी शुरू में हमने देखा था, तो उसमें महापाप और अलग ऑप्शन दिए थे, तो महापाप सही आंसर आ रहा था। अब यहाँ पर दिया किस पक्षी को मारना महापाप समझा जाता है? तो गौरैया। ठीक है, उल्टा पुल्टा एंड बैंड, तो दिमाग से आप पढ़ोगे तो सब क्वेश्चन बन जाएंगे, इत्मीनान से पेपर को पढ़ना है। 14 नंबर का प्रश्न, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने श्री विद्यानिवास मिश्र को पद्म भूषण कब प्रदान किया था? तो करेक्ट आंसर इसकी बात करें तो ऑप्शन बी आ जाएगा सन 1999 में। चलिए ये प्रश्न 40 नंबर का। ठीक है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने विद्यानिवास मिश्र को पद्म भूषण कब प्रदान किया? तो सन 1999 में। ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा एक प्रश्न और, श्री विद्यानिवास मिश्र को भारत सरकार ने किस सन में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर भी 1999 आ रहा है, मतलब जो है थोड़े से घुमा फिरा के पूछ लेता है, बाकी कोई नहीं। ठीक है, तो ये थे 40 प्रश्न, जो कि अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आत्मकथा के अंश, सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो देखेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, इत्मीनान से देखने वाले हैं। तो भाई अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया तो कर क्या रहे हो? ठीक है, 3-4 बार बोल दिया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, आत्मकथा के अंश के यहाँ पर जो है विकल्प हम देखेंगे, क्योंकि इसके भी 40 विकल्प हैं, कोई नहीं वीडियो तो चलिए भाई आत्मकथा के अंश के भी देख लेते हैं। इसमें भी 40 प्रश्न है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न दिए हैं। तो भाई ऑब्जेक्टिव आपके से पूछता है, सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, तभी जो है पेपर में आपके सारे के सारे सही होंगे। देख लेते हैं, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो इनका जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी जी को राम नाम जपने की प्रेरणा किसने दी थी? तो प्रेरणा जो दी थी इनको वो है क्या है, था रंभा ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी जी ने अपना जीवन किस मार्ग में चलाया था? तो इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य के मार्ग में। गांधी जी के संस्कृत शिक्षा का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा श्री नारायण गुप्ता लांगा महाराज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और यहाँ पर हो जाएगा 5वें नंबर का, मोहनदास करमचंद गांधी जी को किस उपाधि से अलंकृत किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा नाम से।
महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पोरबंदर में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या था, कितनी पढ़ाई की और कहाँ रहते थे, क्या किया, ये सब चीज़ें पूछेगा, क्या पुस्तक लिखा, ये सब चीज़ें देखेंगे हम। ठीक है, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था पोरबंदर में हुआ था। सत्य के प्रयोग में प्रयुक्त गद्य विधा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आत्मकथा। ऑप्शन बी, गांधी जी के मतानुसार किस गुण के बिना मुक्ति नहीं मिलती? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, नम्रता के बिना। ऑप्शन सी, गांधी जी को किस भाषा में सीखने में रस आया? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा संस्कृत। काफ़ी ज़्यादा पूछे भी गए हैं, तो भाई अच्छे से ही देखना ये वीडियो। गांधी जी ने विवाह को लेकर किस प्रकार की निजी हानि होने की चर्चा की है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1 साल व्यर्थ हो गया। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न, किस नाटक को देखकर गांधी जी ने बचपन में ही सत्य पालन करने की निश्चय किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना हरिश्चंद्र। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। और पिताजी के द्वारा क्रय की गई किस पुस्तक पर गांधी जी की दृष्टि बचपन में पड़ी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रीमद् भगवत पुराण। ठीक है, भागवत पुराण। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, गांधी जी ने सत्य के प्रयोग आत्मकथा कब से प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर का है, ऑप्शन बी, 29 नवंबर 1925। 14 नंबर का प्रश्न है, सत्य के प्रयोग आत्मकथा लेखन कब पूर्ण हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3 फरवरी 1929। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, गांधी जी के अनुसार हमारे जीवन का प्राण तत्व क्या है? तो इसका जो प्राण तत्व है वो है हमारा सत्य। गांधी जी ने सत्य के प्रयोग पुस्तक का क्या नाम रखा? तो इनका जो नाम रखा था उन्होंने रखा था आत्मकथा। गांधी जी के अनुसार सत्य तक पहुंचने के लिए क्या आवश्यक है? तो इनके अनुसार आवश्यक है अहिंसा। 18 नंबर का प्रश्न, गांधी जी के सत्य के प्रयोग पुस्तक के आधार पर सत्य व प्रेम से किसे जीता जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जंग को। 18 नंबर का प्रश्न, हमें कर्तव्य सत्य व भावना को कहाँ अपनाना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमें जीवन में अपनाना चाहिए। सत्य कितने प्रकार का होता है? सत्य होता है हमारा 2 प्रकार का। सत्य 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार के सत्य कौन कौन से हैं? तो अब यहाँ पूछ लिए भाई कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो देख लेंगे हम। तो व्यवहारिक है और दूसरा है वास्तविक। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सत्य के प्रयोग किसकी रचना है? तो जो ये जो रचना है सत्य के प्रयोग वो है हमारे बी नंबर सुभाष चंद्र बोस के। नेक्स्ट यहाँ पर महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ था? कब मरे थे भाई महात्मा गांधी जी? तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो महात्मा गांधी जी मरे थे अपने 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की? तो इनकी हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने। ऑप्शन ए। महात्मा गांधी जी की हत्या कैसे की गई? ठीक है, कब की गई, किसने की, कैसे की, अब ये भी आ गए ना। ठीक है, तो गांधी जी की हत्या कैसे की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गोली मारकर। 26 नंबर का प्रश्न, गांधी जी की हत्या के दिन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इस दिन को? करेक्ट आंसर आ जाएगा शहीद दिवस। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? अब यहाँ पर फिर से उल्टा होगा, 30 जनवरी को, क्योंकि उसकी मृत्यु हुई थी गांधी जी की, उसी के अवसर पर जो है शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी। करेक्ट आंसर। गांधी जी का बचपन में उपनाम क्या था? करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करें 28 नंबर का प्रश्न है मोनिया। ठीक है, बचपन का नाम मोनिया था। 29 नंबर का प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के जन्म दिवस को किस नाम से मनाया जाता है? करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पूछा है तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 31 नंबर का प्रश्न, महात्मा गांधी का आत्मकथा पुस्तक का नाम है? सही उत्तर हो जाता है हमारा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। काफ़ी ज़्यादा पूछा है, तैयार कर लेना है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा पुस्तक का नाम क्या था? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है वो, विवाह के साथ गांधी जी की उम्र कितनी थी? करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करें तो सही उत्तर हो जाता है 13 साल में इनका विवाह हो गया था गांधी जी का। गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की थी? तो भाई कब पास की थी इन्होंने? तो इन्होंने की थी 1887 में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ था वो था 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो इनके जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी। महात्मा गांधी की माँ का नाम था, तो इनकी माँ का नाम था वो था 36 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन बी, क्या महात्मा गांधी की माँ का नाम था
पुतलीबाई था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबरमती आश्रम किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में है। ठीक है, महाराष्ट्र गलत है। साबरमती जो आश्रम है वो गुजरात में है। महात्मा गांधी जी द्वारा विलायत जाने से पहले मां के समक्ष ली 3 प्रतिज्ञाओं में से कौन शामिल नहीं है? सही उत्तर की यहाँ पर बात करें तो सिनेमा हॉल ना जाना। ठीक है, ये वाली बात नहीं की थी उन्हें। मांस ना खाना, इसकी प्रतिज्ञा ली थी। मदिरा ना पीना, स्त्री सत्संग से दूर रहना, ये प्रतिज्ञा ली थी। सिनेमा ना जाना ये नहीं बोला था उन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। खालिस्तान साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ था गांधी जी, इसी अनुभव से वे बाल विवाह के पक्षधर नहीं रहे। खालिस्तान भरे। ठीक है, तो जो इनका विवाह था वो कितने सालों में हुआ था? ये प्रश्न डायरेक्टली पूछा है। ठीक है, 13 साल की उम्र में जो है इनका विवाह हो गया था गांधी जी का। नेक्स्ट यहाँ पर गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सही उत्तर की बात हम करें तो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? महात्मा की उपाधि दी थी। ये बात ध्यान रखना है आपको। गांधी जी को आत्मकथा लिखने की प्रेरणा किसने दी थी? तो सही आंसर की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। जय सिंह इनने भी नहीं दिया, जयराम दास इसने भी नहीं, जमुना दास इन्होंने भी नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं थे। महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित थे। करेक्ट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर का, गांधी जी द्वारा रचित पहली पुस्तक का नाम है? तो पहली पुस्तक का नाम है क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सत्य के प्रयोग। ठीक है, इस प्रकार ये 43 प्रश्न कंप्लीट हुए हमारे आंसर सहित। 43 नहीं, काफ़ी सारे प्रश्न, लगभग जो है 200 के करीब यहाँ पर 200 प्लस प्रश्न यहाँ पर प्रश्नों के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मैंने अभी तक बता दिया है। काफ़ी लंबी वीडियोस वगैरह भी हो गई है, बाकी यहाँ पर अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तो यहाँ पर ये आधा ही हुआ है। कंप्लीट बात हम करेंगे। थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, पानी वानी पी लेता हूँ, जब तक कि भी आप लाइक कर लीजिए। ठीक है, बाकी फिर से हम यहाँ पर नॉन स्टॉप करेंगे, सारे के सारे विकल्प तैयार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा वीडियो देखिए, 2 से 3 बार आप वीडियो देखें, मैं गारंटी दे रहा हूँ पेपर में सारे के सारे आप करके आएंगे। बस वीडियो को आपको आराम से देखना है और पेपर में इत्मीनान से क्वेश्चनों को पढ़ना है ध्यान से और उत्तर देना है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व के प्रमुख धर्म के यहाँ पर बात हम करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्याही वगैरह भी चेंज कर लेता हूँ, एक ही कलर से बोर हो चुका हूँ मैं। चेंज हो गया है। विश्व के प्रमुख धर्म, हिंदू धर्म के नैतिक प्रतिमान डॉक्टर प्रेम भारती, डॉक्टर त्रिभुवननाथ शुक्ल। तो देखेंगे आप विकल्प वगैरह। नैतिकता का जो प्रमुख गुण क्या है? तो नैतिकता का प्रमुख गुण बेटा बहुत पूछा गया है, लगता है बहुत पॉपुलर है ये। तो देखेंगे हम नैतिकता का प्रमुख गुण क्या है। तो करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाता है आत्मगत गुण, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, ऋण, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। कर्मवाद के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो कर्मवाद के प्रमुख जो सिद्धांत है वो है हमारे क्या है? कर्मफल की इच्छा ना करना। ठीक है, मतलब जो काम करते रहो, फल की इच्छा ना करो। ठीक है, हिंदू धर्म को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर वैदिक धर्म से, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हिंदू धर्म में जीवन में किसे महत्व दिया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाता है अपना नैतिकता को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 6 नंबर का प्रश्न है, सत्य, अहिंसा, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, क्षमा का किस धर्म में विशेष महत्व है? तो इसका सही उत्तर है हिंदू धर्म में। 7वें नंबर का प्रश्न, हिंदू धर्म सभा को कैसा गुण मानता है? सही उत्तर हो जाएगा देवी। 8वें नंबर का प्रश्न है, मातृशक्ति का सम्मान, नारी की पूजा अर्चना, देवी शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान किस धर्म में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म के अनुसार श्रद्धा से क्या आशय होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आदर, विश्वास, निष्ठा, ऑप्शन ए। 10वें नंबर का प्रश्न, धर्म में नैतिकता कैसे कार्य करती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सेतु के समान, ऑप्शन बी। 11वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस धर्म का पुरुषार्थ है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। 12वें नंबर का प्रश्न, हिंदू नाम का उद्गम किस नदी से माना जाता है? सही उत्तर है सिंधु नदी से। 13 नंबर का प्रश्न, खालिस्तान के बिना अहिंसा धर्म का पालन सर्वथा असंभव है। सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है ऑप्शन ए आत्म शुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न, धर्म का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है, इसके सही आंसर की बात करें तो धारण करना,
ऑप्शन बी। 15 नंबर का प्रश्न है, हिंदू धर्म में वर्णित आश्रमों की संख्या है। सही आंसर की बात करें तो 4। 16 नंबर का प्रश्न, हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति पर कौन सा ऋण अधिरोपित नहीं होता। सही उत्तर की बात करें तो मातृ ऋण हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में नहीं है। 17 नंबर का जो प्रश्न है उसके आंसर की बात करें तो परिग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे यहाँ 17 विकल्प। चूंकि आगे और बात करेंगे हम जैन धर्म में नैतिकता और पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर जो विकल्प हैं वो देखेंगे डॉक्टर आनंद कुमार सिंह के द्वारा। ठीक, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आगे बने रहिए हमारे साथ, देखेंगे सभी विकल्प। महावीर के चिंतन में 3 महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अनेकतावाद, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। पंचायतों में से कौन से व्रत के शेष 4 व्रत अनुवर्ती हैं। करेक्ट आंसर इसका है उपरोक्त सभी। तीसरा नंबर का प्रश्न है परस्परो ग्राहो जीवनम कहकर किस तत्व का निर्वाचन किया गया है। सही उत्तर की बात हम करें तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्या, प्रकृति के सभी अंगों की जैविक एकता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, समस्त इंद्रियों को जो जीत लेता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा दैत्य कहा जाता है, ऑप्शन बी। 5 नंबर का प्रश्न है, जिन्होंने अपने पूर्व जन्म के कर्म बंधनों को काट दिया उसे क्या कहा गया। सही उत्तर की बात करें तो हो जाता है जीन। 6 नंबर का प्रश्न, जीन के द्वारा किस धर्म का नामकरण हुआ। सही उत्तर इसका हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म किस आहार पर अधिक बल देता है। 7वें नंबर का प्रश्न है ऑप्शन बी शाकाहारी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 8वें नंबर का प्रश्न, वस्तुओं और निजी स्वाद के संग्रह को क्या कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा परिग्रह। सत्य, अहिंसा, अत्य और परिग्रह और ब्रह्मचर्य ये 5 किस धर्म के महाव्रत हैं। सही उत्तर की बात करें तो जैन धर्म के। 10वें नंबर का, जियो और जीने दो किस धर्म का धैर्य वाक्य है। सही उत्तर है जैन धर्म। जैन धर्म पूरा जैन धर्म भरा हुआ है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। 11वें नंबर का प्रश्न है, जब वस्तुओं का संग्रह नहीं किया जाता तो उसे क्या कहा जाता है। सही उत्तर की हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर है अपरिग्रह, ऑप्शन बी। ठीक, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है वो देखेंगे हम, समस्त इंद्रियों को जीत लेने के लिए कौन सा धर्म सीख देता है। सही उत्तर की बात हम करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, कौन है भाई इसके प्रवर्तक, तो इसके प्रवर्तक हैं महावीर स्वामी, ऑप्शन सी। 14 नंबर का प्रश्न, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। सही उत्तर की बात हम करें 24वें, ऑप्शन सी। 14 नंबर का प्रश्न, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के संप्रदाय हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जैन धर्म के जो है संप्रदायक हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। 16 नंबर का प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में अंतिम कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा इसका महावीर स्वामी। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है वो देखेंगे, परिग्रह का अर्थ होता है। सही उत्तर की बात करें तो निज स्वार्थ के लिए संग्रह, ऑप्शन ए। 18 नंबर का प्रश्न, जैन शब्द बना है, तो जैन शब्द किससे बना है भाई, जीन से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट विकल्प है, उससे पहले अभी तक की जिसने भी लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, ऐसी वीडियोस मैं अपलोड नेक्स्ट करते रहूँगा और बाकी नेक्स्ट विकल्प और हैं कंटिन्यू करेंगे। अभी तो बहुत सारे पिक्चर अभी बाकी है गुरु, ठीक है, पूरा देखना है आपको। बौद्ध धर्म में नैतिक मूल्य, ठीक है, बौद्ध धर्म में नैतिक मूल्य, और ये मेरे करीब 800 प्लस वीडियो हैं। ठीक है, पहली वीडियो है जो मेरी 1 से 1.5 घंटे तक, 1 से 1.5 घंटे प्लस वाली है। तो इतनी लंबी वीडियो मैंने आज तक की नहीं बनाया है, लेकिन आपके लिए बनाना पड़ रहा है, क्या करें। ठीक है, तो एक लाइक कीजिएगा। देखेंगे हम बौद्ध धर्म में नैतिक मूल्य से विकल्प। बुद्ध शिक्षाओं का सार किस में निहित है। सही उत्तर की यहाँ पर बात करें तो धर्मपद में, ऑप्शन बी। बुद्ध ने दुख निरोध के कितने मार्ग बताए, तो दुख निरोध के कितने मार्ग बताए, 4 मार्ग, ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न, पंचशील का संबंध है। सही उत्तर की बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंध है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत पूछा है पंचशील का संबंध है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है ये, ऑप्शन ए करेक्ट। बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं। करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाता है सी नंबर 4। बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं, 4। पंचशील सिद्धांत किस धर्म में है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर बौद्ध, ऑप्शन ए। बौद्ध धर्म में सबसे अधिक बल किस में दिया गया है। करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करें
तो मद निषेध मतलब जो है कोई धूम्रपान, मद, दारू ये सब चीज़ें बंद नहीं करना, इस पे ध्यान दिया गया है। 7 नंबर का प्रश्न, परिवार के प्रति नैतिक समाचार किस धर्म की प्रधानता है? सही आंसर की यहाँ पर बात करें तो बौद्ध धर्म की प्रधानता है। बौद्ध धर्म के अनुसार कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचशील। 9वें नंबर का प्रश्न, बौद्ध मत के अनुसार समस्त दुखों का क्या कारण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तृष्णा, ऑप्शन ए। बौद्ध धर्म में किसका महत्व है? सही उत्तर की बात करें तो 4 आर्य सत्य मानवतावादी दृष्टि, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प देखेंगे 11वें नंबर का, बौद्ध धर्म में किसके प्रति नैतिक कर्तव्य समझाए हैं? करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करेंगे परिवार, ऑप्शन बी। 12वें नंबर का प्रश्न, दुखों को त्याग करने का मार्ग है? करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करें तो हो जाता है दुख निरोग मार्ग, ऑप्शन ए। 13 नंबर पर प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। वहीं पर 14 नंबर का प्रश्न, लुम्बिनी किस धर्म का धर्म स्थल है? सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा इसका बौद्ध धर्म का। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है 15 नंबर का, पंचव्रतों में शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर करुणा। 16 नंबर का प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने दुख निवारण के लिए कितने सिद्धांत बताए हैं? डी 4 सिद्धांत। 17 नंबर का प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख है? तो बौद्ध धर्म का ये प्रमुख है, ठीक है। तो इस प्रकार ये 17 प्रश्न हो जाते हैं। नेक्स्ट सिख धर्म से यहाँ पर विकल्प देखेंगे, ठीक है। तो सिख धर्म में नैतिक मूल्य, इसको हम यहाँ पर इनके विकल्प देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु नानक जी द्वारा प्रारंभ किए गए लंगर का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है भेदभाव, ऑप्शन डी। गुरु नानक जी की कहानी उपदेशकों में वर्णचकों का आश्रय है। सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, मिलजुल कर खाना और जरूरतमंदों की सेवा करना। सिख धर्म में क्या है? सिख धर्म में जाति पाति तथा अमीरी गरीबी का भेदभाव भुलाकर एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने को कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा लंगर, ऑप्शन डी। 14 नंबर का प्रश्न, गुरु नानक जी ने कितनी महत्वपूर्ण प्रथाओं की शुरुआत की थी? सही उत्तर है 2, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रथाओं की शुरुआत की थी, ऑप्शन आ जाएगा ए 2। गुरु नानक जी ने कौन सी 2 महत्वपूर्ण प्रथाओं की शुभारंभ की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए लंगर और सेवा। 6 नंबर का प्रश्न है, गुरु नानक जी स्त्री पुरुष की किस पर विश्वास करते थे? सही उत्तर इसका है समानता पर, ऑप्शन ए। गुरु नानक जी प्रभु के नाम के लिए क्या कहते थे? सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रभु नाम जपो, ऑप्शन बी। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, सबके साथ मिलजुल कर खाओ और जरूरतमंदों की सेवा मदद करो, गुरु नानक जी क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है वर्णचको, ऑप्शन ए। 9वें नंबर का प्रश्न, गुरु नानक जी के अनुसार जगत में परमात्मा कितना है? तो इसका सही आंसर है 1। सिख धर्म के अनुसार मानव में क्या नहीं है? इसका सही आंसर है कोई छोटा बड़ा नहीं है। 11वें नंबर का प्रश्न है, सिख धर्म के कितने संप्रदाय हैं? तो सही उत्तर है अनेक संप्रदाय हैं भाई इसके। 12वें नंबर का प्रश्न, सिख धर्म के अनुसार राजा महाराजाओं की जननी कौन है? तो इसका सही उत्तर है स्त्री। 13 नंबर का प्रश्न, सिख धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु ग्रंथ साहब। 14 नंबर का प्रश्न, सिख धर्म में गुरु परंपरा के तहत कितने गुरु हुए? सही उत्तर की यहाँ पर बात करें तो हो जाएगा 10, ऑप्शन सी। 15 नंबर का प्रश्न, गुरुद्वारे के भोजन वितरण व्यवस्था को क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, दुखों से दूर होने का मार्ग है? तो दुखों से दूर होने का मार्ग की बात करें तो दुख निषेध मार्ग, ऑप्शन बी। वचद क्या वंद्रच का अर्थ है क्या है? भजन, वंदना, स्तुति हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं हम, जो कि ईसाई धर्म में नैतिक मूल्य से यहाँ विकल्प देखेंगे। हैरिस, दीपक, वोल्टर, जॉम्स एम जे, ठीक है, इसके विकल्प हम देख लेंगे अब। मसीही धर्म के अनुसार अपने मूल उद्देश्यों से क्यों भटक गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पाप के कारण, ऑप्शन सी। यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो सबसे बड़ा दान है क्षमा दान। यीशु की दृष्टि से सच्चे मसीह का क्या होना नितांत आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर है अच्छा नागरिक। भाई आपके अनुसार नहीं बताना है यहाँ पर, यीशु के अनुसार आपको बताना है।
मसीह धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो प्रभु यीशु जो है मसीह धर्म के प्रवर्तक हैं। 5 नंबर का मसीही धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा मानवीय समानता और एकता। यीशु ने अपने महत्वपूर्ण संदेश से क्या किया? करेक्ट आंसर की बात करें तो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, यीशु ने अपने संदेशों में किस महत्वपूर्ण परिवर्तनों का रेखांकित किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मानवीय सोच। 8वां नंबर का प्रश्न, मसीही धर्म में क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर है नैतिकता। 9वें नंबर का प्रश्न, नैतिक कर्म का मूल उद्देश्य का कहाँ निहित होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्ता के अंदर, ऑप्शन ए। 10 नंबर का प्रश्न, यीशु ने मनुष्य मात्र को क्या प्रदान किया? सही उत्तर हो जाएगा इसका नूतन दर्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पारसियों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इसका सही उत्तर है जेद अवेस्ता। ठीक है, जेद अवेस्ता। एक मिनट, क्या आ गया? 11वें नंबर के प्रश्न में हम पहुंच गए थे। पारसियों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है तो जेद अवेस्ता है। ठीक है, और 12वें नंबर का प्रश्न है हमारा, पारसी धर्म का जीवन ग्रंथ है। सही उत्तर की यहाँ पर बात करें तो हो जाएगा जेद अवेस्ता। 13 नंबर का प्रश्न, दुनिया में किस धर्म को मानने वाले सर्वाधिक हैं? सही आंसर की यहाँ पर बात करें तो हो जाएगा ईसाई धर्म। ईसाई धर्म को सर्वाधिक माने जाते हैं दुनिया में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न, चूँकि आ जाएगा ईसाई धर्म से। ईसाई धर्म में नैतिक मूल्य से यहाँ पर विकल्प देखने वाले हैं। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक मिलेंगे और साथ में जो है मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। तो भाई इंस्टाग्राम में सभी को आपको जो है फॉलो कर लेना है। आपके भाई के जो है काफ़ी कम फॉलोअर है इंस्टाग्राम में, क्योंकि इंस्टाग्राम ज़्यादा कोई किसी को पता है नहीं है। तो भाई डिस्क्रिप्शन में वो भी दे रखा है, फॉलो कर लेना। PDF वगैरह आपको मिल जाएंगी, आप मुझे जो है आप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेंगे तो। ठीक है, इस्लाम धर्म में नैतिक मूल्य के विकल्प हम देखने वाले हैं। इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, नमाज, रोज़ा, हज, ये सभी महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। दूसरा प्रश्न है, ज़कात शब्द का मूल अर्थ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वंचित वर्ग की सहायता, ऑप्शन डी। इस्लामी पंचांग में रमज़ान का माह कहलाता है। करेक्ट आंसर है 9वां मास। 4 नंबर का प्रश्न है, तौहीद का अर्थ होता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर साक्षी देना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्लाह के सिवा कोई और नहीं। 5वें नंबर का प्रश्न है, अल्लाह के सिवा कोई और नहीं तो परमेश्वर। 6 नंबर का प्रश्न है, ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वोपरि है, यह ज्ञान प्राप्त होते ही व्यक्ति किससे बचता है? करेक्ट आंसर है पाप कर्म, ऑप्शन बी। 7वें नंबर का प्रश्न, अल्लाह के आदेश के समक्ष शीश झुकाना का अर्थ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्लाम। इस्लाम किसको मानता है? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा एकेश्वरवाद। 9वें नंबर का प्रश्न की यहाँ पर बात करेंगे, इस्लाम धर्म के प्रमुख धर्म कितने हैं? तो देख लेते हैं, 5 हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म के प्रमुख धर्म 5 हैं। 10वें नंबर का प्रश्न, तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात किस धर्म के सिद्धांत हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस्लाम धर्म, ऑप्शन ए। रोज़ा का अर्थ है, रोज़ा का क्या अर्थ है भाई? इसका अर्थ है उपवास। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला यहाँ पर देखेंगे हम, इस्लाम में हज का क्या अर्थ है? इस्लाम में हज का अर्थ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा तीर्थ यात्रा। 13 नंबर का प्रश्न, दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करें तो हो जाएगा अकबर ने, ऑप्शन बी। सूफी शब्द का अर्थ होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा फकीर, ऑप्शन डी। इस्लाम धर्म में रमज़ान के महीने में रखे जाने वाला व्रत का नाम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रोज़ा, मतलब उपवास। 16 नंबर का प्रश्न, इस्लाम धर्म के प्रमुख प्रवर्तक हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो हज़रत मोहम्मद साहब, ऑप्शन ए। ठीक, तो ये थे भाई इस्लाम से संबंधित विकल्प। नेक्स्ट यहाँ पर इकाई तीसरे की बात करेंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पर पिक्चर बाकी है, बहुत सारे विकल्प हैं अभी भी। ठीक है, क्योंकि आपको काफ़ी सारे विकल्प पूछता है तो सभी विकल्प देखना अनिवार्य है। इकाई तीसरा से देखेंगे वाक्य रचना एवं अशुद्धि शोधन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर भी। ठीक, चूँकि 24 विकल्प दिए हुए हैं शुरू में, 24 विकल्प किससे दिए हुए हैं? वाक्य रचना से। फिर अशुद्धि शोधन से भी आपको विकल्प देखने को मिलेंगे। तो मन के विचारों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से होता है? करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करें तो हो जाएगा वाक्य से। वाक्य का निर्माण किससे होता है?
तो इसका राइट आंसर है शब्दों से। भाषा किस माध्यम से व्यक्त की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है वाक्य से। 4वें नंबर का प्रश्न है व्याकरणिक रूप में पूर्ण विचार को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाक्य, ऑप्शन ए। वाक्य के एक क्रिया भाग को क्या कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विषय। 6वें नंबर का जो प्रश्न है वो देखेंगे, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3 प्रकार के होते हैं। 7वां प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4 भेद हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है किसी भी वाक्य के 2 अंग होते हैं? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा हमारा उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन बी। 9वें नंबर का प्रश्न है कार्य और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाता है हमारा 9वें नंबर का है 7, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है वाक्य के प्रमुख 2 घटक हैं? सही उत्तर इसका हमारा है उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन ए। 11वें नंबर का प्रश्न निम्नलिखित अभिव्यक्ति का संबंध है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डी नंबर मात्रा एवं वर्तनी से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 12वें नंबर का प्रश्न है वाक्य रचना के कितने आधार माने जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 3, ऑप्शन बी। अर्थ के अनुसार वाक्य भेद का उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी, ठीक। अब यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई है? सही उत्तर की यहाँ पर बात करें तो सबसे छोटी इकाई है वर्ण, ऑप्शन ए। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 8 प्रकार हैं, ऑप्शन सी। ओह कितना सुंदर वाक्य कितना सुंदर दृश्य है वाक्य है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है विस्मयवाचक वाक्य, ऑप्शन ए। शब्दों के सार्थक व्यवस्थित समूह को कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा वाक्य कहते हैं, ऑप्शन सी। वाक्य के कितने घटक होते हैं? सही उत्तर की यहाँ पर बात करें तो वाक्य के 2 घटक होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 19 नंबर का प्रश्न है वाक्य में उद्देश्य के कितने भाग होते हैं? सही उत्तर की बात हम करेंगे तो हो जाएगा क्या 2 भाग होते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। विचारों को मूर्त रूप किसके द्वारा होता है? सही उत्तर की बात करें तो 20वें नंबर का है, ऑप्शन ए वाक्य से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न वाक्य संरचना में क्या शामिल नहीं होता? सही उत्तर की बात करें तो विधान चिन्ह शामिल नहीं होता। 22 नंबर का प्रश्न है भाव्य पढ़ रही हैं, इस वाक्य में विशेष क्या है? सही उत्तर की बात करें पढ़ रही हैं, ऑप्शन बी। 23 नंबर का प्रश्न है जो मनुष्य धनवान है उसे सभी चाहते हैं, यह कैसा वाक्य है? सही उत्तर की बात हम करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी। 24 नंबर का प्रश्न है पानी बरसा इसलिए आकाश में इंद्रधनुष प्रक्षेपित हो गया, यह कैसा वाक्य है? सही उत्तर की यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संकेत वाचक वाक्य, ठीक है। तो ये थे यहाँ के 24 प्रश्न। अब यहाँ पर जो है अशुद्धि शोधन से यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो देखने वाले हैं, तो देखेंगे हम, ठीक है। और जो पेपर है आपको परीक्षा में पेपर लिखने का, जो बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री या केमिस्ट्री हुआ या बीए बीकॉम में जो अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं उनके जो पेपर हैं कैसे लिखा जाए, जो जिनमें थ्योरी लिखने को आता है वो लिखने का जो पेपर लिखने का जो सही तरीका है वो कैसा होनी चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो बनाकर डाल दिया है, लिंक दे रखा है, आप जाकर देख लीजिएगा। जो पेपर लिखने का सही तरीका वही मैंने बताया है, तो वही तैयार देख लेना है आपको उसको, ठीक है। चलिए हम देखेंगे अब यहाँ पर नेक्स्ट विकल्प, चूँकि इसके पहले हमने देखा था 24 विकल्प, ठीक है। अब यहाँ पर अशुद्धि शोधन से यहाँ पर विकल्प देखेंगे, तो पेपर जो लिखने का सही तरीका है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देख लीजिएगा। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं हम। साहित्य में अशुद्धि शोधन जो साहित्य में अशुद्धि शोधन किसे कहते हैं? सही उत्तर की बात करेंगे शब्दों का शुद्ध करना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा, उच्चारण की दृष्टि से अशुद्धि कितने प्रकार की होती हैं? इसका सही उत्तर है 2 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अशुद्धियाँ अन्य पदार्थों के साथ क्या ला सकती है?
सही उत्तर है संघर्ष ला सकती है। चौथा नंबर का प्रश्न है व्याकरण के सामान्य नियमों की जानकारी के बिना जो शब्दगत अशुद्धि होती है उसे कहते हैं। सही उत्तर इसका है व्याकरण अशुद्धि। व्याकरण अशुद्धि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पाँचवें नंबर का शब्द रचना में वर्तनी में होने वाली गलतियों को कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्तनी अशुद्धि। 6 नंबर का प्रश्न है आपके सामने अनुकूल का शुद्ध शब्द है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनुकूल। ठीक है, देख लीजिए कौन सा अनुकूल यहाँ पर सही अनुकूल का शुद्ध शब्द है, तो अनुकूल। ठीक है, ऑप्शन बी शुद्ध है यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर गलत अनुकूल दिया, सही अनुकूल बताना है आपको। 7वें नंबर का अध्ययन का शुद्ध शब्द है, तो अध्ययन कैसा बनता है ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अध्ययन इस प्रकार हम लिखते हैं। ईसा का शुद्ध सही शब्द है, तो इसका जो सही शब्द है वो किस प्रकार बनेगा ईसा भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईसा। ठीक है, 9वें नंबर का प्रश्न सही सर्वनाम एवं क्रिया न होने पर वाक्य कैसा हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर तुम तुम्हारा काम करो का शुद्ध वाक्य क्या होगा। ठीक है, तो इसका शुद्ध वाक्य तुम तुम्हारा काम करो का शुद्ध वाक्य क्या होगा, तुम तुम्हारा काम करो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है सही सर्वनाम एवं क्रिया होने पर वाक्य कैसा होता है। 11वें नंबर का प्रश्न है, इसका सही आंसर बोले तो हो जाएगा शुद्ध। ठीक है, सही सर्वनाम एवं क्रिया होने पर वाक्य कैसा होता है, शुद्ध होता है। 12वें नंबर का लिखने की रीति को क्या कहते हैं। लिखने की रीति को हम जो कहते हैं वो है वर्तनी या अक्षरी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर 13वें नंबर का प्रश्न वाक्य रचना में जब अशुद्धियाँ होती है तब उसे कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा वाक्य अशुद्धियाँ। 14 नंबर का प्रश्न अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा अशुद्धि शोधन, ऑप्शन बी। 15 नंबर का प्रश्न है प्रारूप से क्या आशय है, तो प्रारूप से आशय है रूपरेखा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न है हिंदी की लिपि का क्या नाम है, तो सही आंसर हो जाएगा 16वें नंबर का ऑप्शन सी देवनागरी लिपि। 17 नंबर का प्रश्न है मनोरंजन और सौंदर्य परक आनंद के लिए क्या लिखा जाता है। सही आंसर हो जाएगा कविता, ऑप्शन ए। यहाँ पर दिया हुआ है क्या पावन का विलोम शब्द है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अपावन, ऑप्शन बी। वर्तनीगत अशुद्धि को कहते हैं, तो वर्तनीगत अशुद्धि को हम कहते हैं मात्रात्मक अशुद्धि, ऑप्शन सी। 20 नंबर का प्रश्न श्रीमती शब्द का सही शब्द होता है, तो श्रीमती को कैसे लिखा जाता है, तो श्रीमती इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रत्युपकार, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ऑप्शन डी जो है अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि उज्ज्वल इस प्रकार लिखा जाता है, अशुद्धि इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, नहीं तो आपको ऑप्शन में दे दिए अलग अलग दे दिया, मान लो आशीर्वाद इस टाइप का दे दिया, कई सारे ऑप्शन दे दिए, तो इसमें शुद्ध आशीर्वाद कौन सा है, तो इस टाइप का आशीर्वाद शुद्ध होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा, सभी शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट विकल्प है अनुवाद अर्थ एवं प्रकार से विकल्प देखेंगे। ठीक, चूँकि 29 विकल्प दिए हुए हैं। अनुवाद का क्या अर्थ है, तो अनुवाद का क्या अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर एक भाषा की सामग्री को दूसरे भाषा में रूपांतरित करना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अनुवाद में किन 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी पाठ सामग्री, भाषा का ज्ञान और शब्द का बोध, ऑप्शन सी। स्रोत भाषा का अर्थ है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है। ठीक है, 4था नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा एक अनुवाद का प्रकार नहीं है। सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा छाया अनुवाद, ऑप्शन सी। एक भाषा पाठ के अर्थ को दूसरी भाषा में प्रयुक्त करने की प्रकृति है। सही आंसर है इसका अनुवाद, ऑप्शन ए।
छठवें नंबर का अनुवाद अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? इसका सही आंसर की बात हम करेंगे तो हो जाएगा ट्रांसलेशन। ठीक है, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अनुवाद कितने प्रकार से किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा अनेक प्रकार से। आठवें नंबर का प्रश्न है, जब मूल भाषा को शब्द योजना या वाक्य में तोड़कर लक्ष्य भाषा को ज्यों का त्यों व्यक्त किया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर की बात हम करेंगे तो हो जाएगा शब्दानुवाद, ऑप्शन ए। नौवें नंबर का प्रश्न है, मूल भावों को लेकर लक्ष्य भाषा को शर्तानुसार अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छायानुवाद, ऑप्शन बी। मूल भावों को ध्यान में रखकर वाक्य विन्यास करके अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भावानुवाद कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे हम। 11वें नंबर का है, जब दो या दो से अधिक भाषी अपने भावों को नहीं समझे तब तीसरा व्यक्ति उन भावों की व्याख्या करता है उसे कहते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा 11वें नंबर का सही उत्तर है आशु अनुवाद। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प देखेंगे। 12वें नंबर का विकल्प है, जब मूल पाठ के सारांश का अनुवाद किया जाता है तब उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सारानुवाद, ऑप्शन ए। 13 नंबर का प्रश्न, जब मूल पाठ के अर्थ का अनुवाद किया जाता है तब उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थानुवाद। 14 नंबर का प्रश्न है, एक अच्छे अनुवाद में क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? भाव होनी चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम प्रश्न, उत्तम कोटि के अनुवाद में प्रामाणिकता के लिए क्या आवश्यक है? सही उत्तर की यहाँ पर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक परिशुद्धता, ऑप्शन सी। अच्छे अनुवाद में प्रमुखता क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा मूल अभिव्यक्ति, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 17 नंबर का प्रश्न, अनुवाद की शोध भाषा में क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर इसकी बात करें तो शैली सुरक्षा, ऑप्शन बी। अनुवाद की सौंदर्यता के लिए क्या आवश्यक है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रकृति के अनुरूप। 19 नंबर का प्रश्न है, वेटरिंग का अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुनर्परीक्षण। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न है, अनुवाद प्रक्रिया में किसका महत्व होता है? सही उत्तर की बात करें तो पुनर्परीक्षण एवं पुनर्गठन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। वहीं पर 21 नंबर का प्रश्न है, अनुवाद से क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अपनी भाषा में जानकारी, ऑप्शन ए। 20 नंबर का प्रश्न है, 22 नंबर का, एक भाषा में दूसरी भाषा में प्राप्त जानकारी को क्या कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अपना अनुवाद, ऑप्शन बी। 23 नंबर का प्रश्न है, प्रकृति के आधार पर अनुवाद के प्रकार हैं? सही आंसर है इसका 2 प्रकार हैं, ऑप्शन डी। अनुवाद करना है, ठीक है, अनुवाद करना है तो करेक्ट आंसर है इसका उपयुक्त सभी। एक शाखा है, एक कला है, एक विज्ञान है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, अनुवाद को निम्न में से किस रूप में रखा जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी रूपों में रखा जा सकता है। 26 नंबर का प्रश्न है, जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उससे हम क्या कहते हैं? स्रोत भाषा। 27 नंबर का प्रश्न है, अनुवाद शब्द किस धातु से बना है? सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है वध से बना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे, एक अच्छे अनुवादक में कौन सा गुण आवश्यक नहीं होता? करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक की अच्छी समझ। 29 नंबर का प्रश्न है, 2 राष्ट्रनायक आमने सामने बैठकर किस प्रकार के अनुवादों की सहायता से वार्तालाप करते हैं? सही आंसर है कार्यालयीन अनुवादक, दुभाषिया। ठीक है, दुभाषिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट यहाँ पर बीज शब्द से यहाँ पर जो है विकल्प देखने वाले हैं। ठीक है, बीज शब्द लोकतंत्र से, तो इसमें जो पहला विकल्प है वो देखने वाले हैं, जनता के द्वारा बनाए गए तंत्र को कहते हैं। करेक्ट आंसर है लोकतंत्र कहते हैं, ऑप्शन ए। लोकतंत्र एक प्रकार का क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी। लोकतंत्र में सभी व्यक्ति का अधिकार होता है,
सही आंसर हो जाएगा इसका समान अधिकार होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता कौन प्रदान करता है? सही उत्तर हो जाएगा देश के शासन प्रणाली, ऑप्शन बी। 5वें नंबर का प्रश्न, भारत एक संसदीय धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। 6वें नंबर का प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। 7वें नंबर का प्रश्न, भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। संवैधानिक लोकतंत्र किससे संचालित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान से। ठीक है। 9वें नंबर का प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने साल में होता है? सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन सी। ठीक है, 5 साल का होता है। लोकतंत्र की स्वतंत्रता कैसी है? तो सही उत्तर की यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा अद्वितीय। लोकतंत्र है, सही उत्तर इसकी बात करें तो हो जाएगा एक शासन पद्धति। लोकतंत्र का लक्ष्य है, करेक्ट आंसर की बात हम करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। भारतीय लोकतंत्र में सरकार का प्रमुख है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी। 14 नंबर का प्रश्न, लोकतंत्र एक प्रकार की गणतंत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणतंत्र। ठीक, ऑप्शन ए गणतंत्र। 15 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता का शासन। 16 नंबर का प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति होता है। 17 नंबर का प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी विशेषता नहीं है? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन डी हो रहा था हमारा 17 नंबर का। ठीक, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी विशेषता नहीं है? तिलकधारी राजाओं के विशेषाधिकार सुरक्षा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर जो विकल्प देखेंगे समरसता से होने वाली है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विकल्प दिए, सभी विकल्पों को आपको जो तैयार भी करना जरूरी है। ठीक है, समरसता से यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सभी को अपने समान समझना क्या कहलाता है? ठीक है, सभी को अपने समान समझना क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा समरसता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट विकल्प देखेंगे हम। प्राचीन भारतीय संस्कृति ने कभी भी किसी के साथ स्वीकार नहीं किया। सही आंसर की बात करेंगे तो भेदभाव, ऑप्शन ए। समाज के सभी वर्गों एवं वर्गों के मध्य एकता स्थापित करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक समरसता। 4 नंबर का प्रश्न है, केवल विचारों की बराबरी को कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा समरसता, ऑप्शन बी। हर तरह की बराबरी को कहते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, समानता। ठीक, नेक्स्ट, समरसता दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका 14 अप्रैल को समरसता दिवस मनाया जाता है। 7वें नंबर का प्रश्न है, समानता के कितने मुख्य आयाम होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। 8वें नंबर का प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर जी के महानिर्वाण दिवस को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक समरसता। 9वें नंबर का प्रश्न है, समरसता का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक भाईचारा, ऑप्शन डी। 10वें नंबर का प्रश्न है, सामाजिक समरसता के घटक हैं। इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। सहिष्णुता, बंधुता, आत्मीयता। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पर जो विकल्प है वो देखेंगे हम, कला से संबंधित। ठीक, तो देख लेते हैं, इसमें भी 13 विकल्प दिए हुए हैं। सुंदर यानी जो आनंद प्रदान करती है उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कला, ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न, अन्य कला रूपों से अलग करने को कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दृश्य कला। तीसरे नंबर का प्रश्न है, कला का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भगवान शिव को।
अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, संगीत कला, वास्तविक चित्रकला, मूर्ति मूर्ति कला, कविता में किसे व्यक्त किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मानवीय भावनाओं का, ऑप्शन बी। 5वें नंबर का प्रश्न है, कुछ ऐसा जो कल्पना और कौशल के साथ बनाया गया हो, जो सुंदर हो या महत्वपूर्ण विचारों भावनाओं को व्यक्त करता हो, कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा कला, ऑप्शन ए। भारत में कितनी कलाएं हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका, सही उत्तर है अनेक कलाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे विकल्प, चूंकि 7वें नंबर का है, शुक्र नीति सार के अनुसार कलाओं की संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा 64, ऑप्शन ए। 8वें नंबर का प्रश्न है, शैव तंत्र के अनुसार कला की कितनी कलाएं हैं? सही उत्तर की बात करें तो 89, ऑप्शन सी। ठीक है, सॉरी 86 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नहीं, गलत पढ़ लिया मैंने। शैव तंत्र के अनुसार कला की कितनी कलाएं हैं? तो इसमें जो सही आंसर है वो है 64। ठीक है, 64 है, 64, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब 9वें नंबर, ललित विस्तर के अनुसार कितनी कलाएं होती है? अब यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी 86। ठीक, 10वें नंबर का प्रश्न है, कला का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सही उत्तर हो जाएगा रेखा, ऑप्शन ए। वहीं 11वें नंबर का प्रश्न है, कला का प्रकार है, तो कला का प्रकार क्या है भाई? इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, कला का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कला का शाब्दिक अर्थ, जो सुंदर नहीं है ये भी गलत, जो सुंदर है ये भी गलत, जो असुंदर है ये भी गलत, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, कला का हिंसा नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट जो विकल्प है वो साहित्य से हम यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि 14 विकल्प यहाँ से भी दिए हुए हैं, तो देखेंगे। पहला विकल्प है, किस भाषा के वाचिक और लिखित शास्त्र समूह को कहते हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा क्या? सही आंसर है साहित्य। साहित्य किससे आता है? सही आंसर है दूसरे का ए, लैटिन से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, साहित्य कितने प्रकार का होता है? तो सही आंसर है 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन सी। 14 नंबर का प्रश्न, साहित्य के प्रमुख 3 प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं? तो करेक्ट आंसर गद्य, पद्य, चंपू साहित्य, चौथे का ए आ जाएगा सही आंसर। 5वें नंबर का, साहित्य किसके द्वारा रचा जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाषा, ऑप्शन सी करेक्ट। 6 नंबर का प्रश्न, सबसे पुराना साहित्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है 7वें नंबर का, मनोरंजन करने और सौंदर्य परक आनंद के लिए लिखा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य। 8वें नंबर का प्रश्न, गद्य प्रबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 प्रकार के। 9वें नंबर का प्रश्न, साहित्य रचना के लिए जरूरी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भाषा। 10वें नंबर का प्रश्न है, किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाक्य, ऑप्शन बी। 11वें नंबर का प्रश्न, साहित्य को निम्न में से किसने ज्ञान राशि का संचित कोष कहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 12वें नंबर का आपका प्रश्न है, साहित्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहित्य की आत्मा भाव को कहा जाता है, ऑप्शन ए। 13 नंबर का प्रश्न, कौन सा कवि गांधीवाद विचारधारा से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए। 14 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा साहित्यकार नहीं है? सही आंसर की बात हम करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब यहाँ पर अध्यात्म से यहाँ पर विकल्प देखने वाले हैं, चूँकि यहाँ कुछ 16 विकल्प दिए हुए हैं, देख लेते हैं हम अध्यात्म। ठीक, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, सबसे प्राचीन वेद है? तो प्राचीन वेद ऋग्वेद, ऑप्शन ए। दूसरा यहाँ पर आ जाता है, वेद के बाद किन ग्रंथों का निर्माण हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा उपनिषद, ऑप्शन बी।
अष्टांग मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू धर्म से। चौथा प्रश्न है आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है धर्म कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइलर, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे। धर्म होता है तो धर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है भावना प्रधान, ऑप्शन बी। 6 नंबर का प्रश्न परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाले संबंध को कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अध्यात्म, ठीक है, ऑप्शन सी। 7 नंबर का प्रश्न आध्यात्मिक होने का मतलब है? करेक्ट आंसर इसकी बात करेंगे तो आध्यात्मिक होने का क्या मतलब है? भौतिकता से परे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 8वें नंबर का प्रश्न आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुभव से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प बात करेंगे 9वें नंबर का। बुद्धि का एक उच्च आयाम जो प्रामाणिक आत्मा के गुणों और क्षमताओं को ज्ञान, करुणा, अखंडता, आनंद, प्रेम, रचनात्मकता और शांति के रूप में सक्रिय करना है कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी आध्यात्मिक बुद्धि। 10वें नंबर का प्रश्न आत्म कितने प्रकार के होते हैं? तो सही आंसर है 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी। 11वें नंबर का प्रश्न भक्ति, समाधि, योग समाधि, ज्ञान समाधि कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर है आत्मा, ए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसके प्रकार हैं? वही कितने प्रकार हैं तो मैं सोचने लगा, जो कि यहाँ पर किसके प्रकार लिखा है तो यहाँ पर अध्यात्म के प्रकार हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 12वें नंबर का प्रश्न शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की? सही आंसर की बात हम करेंगे तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अध्यात्म और धर्म में करेक्ट आंसर हो जाएगा भिन्नता है, ऑप्शन बी। 14 नंबर का प्रश्न आत्मा का श्रेष्ठ स्वरूप में रूपांतरित होकर प्रकाशित होना क्या है? सही आंसर इसका हो जाएगा अध्यात्म, ऑप्शन बी। उपनिषद कितने हैं? सही आंसर की बात करें तो 13 उपनिषद हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 16 नंबर का प्रश्न सबसे पुराना साहित्य है? करेक्ट आंसर वैदिक साहित्य, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है वो हम देखने वाले हैं, चूँकि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ही नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा लास्ट प्रश्न था। ठीक है, चूँकि सारे यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको मैंने कवर किया और आंसर भी यहाँ पर कवर किया है। तो भाई इस वीडियो के लिए एक लाइक कीजिएगा, पहली वीडियो है, ठीक है, जो इतनी लंबी मैंने आपके लिए बनाया है, क्योंकि आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर होने वाली है। तो इन सभी विकल्पों को तैयार आपको कर लेना है। ठीक है, सारे के सारे विकल्प आपके इसी के अंदर से आने वाले हैं, बाकी अलग से आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियोस यहाँ पर मैंने बनाया है। ठीक है, जो ये हमारी चैनल की पहली वीडियो है जो इतनी लंबी है। सब्सक्राइब आपको कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर मैं इसका PDF दे दूँगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी जो है आप फॉलो कर लेना। बाकी नीचे आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है मुझे किस टॉपिक पर लाना चाहिए, किस विषय पर लाना चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कौन से सब्जेक्ट पर बनाओ, नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी किस यूनिवर्सिटी से आप वीडियो देख रहे थे ये हमारी, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऐसी वीडियो देखना है तो भाई सब्सक्राइब आपको कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।